You are currently the only person in this conference. Morning, everyone. Good morning, sir. अभी हमने लगातार वेंसडे और थर्सडे क्लासेस लगाई हैं। थर्सडे के बाद आपका ऑफ हो जाएगा और सिर्फ रिमीडियल क्लासेस लगेंगी। और दीपावली के बाद जब रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू होंगी तो 5 क्लासेस और फिर दिसंबर के बाद से 6 क्लासेस लगेंगी, दिसंबर में और जनवरी में। हमने कल ग्रुप में भी ये पोस्ट किया था। अभी देखो क्लास 12 की क्लासेस इवनिंग में हो रही हैं और उनका सिलेबस होपफुली 22-23 तक खत्म हो जाएगा, 22-23 नवंबर तक। तो अगर हुआ कुछ क्लासेस अगर हम लोग इवनिंग में शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तो नहीं हो पाएगा, बट 22-23 नवंबर के बाद अगर मॉर्निंग में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग में बच्चे काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर वैसा हुआ तो अपन कुछ क्लासेस को शिफ्ट कर सकते हैं इवनिंग में।
कल हमने आपको रोलिंग मोशन की डिफरेंट वैरायटी बताई थी कि रोलिंग मोशन में कौन कौन सी वैरायटी है। ये पहले तो कोई भी बॉडी रोलिंग मोशन अगर कर रहा है तो उसकी किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों हमने निकाले थे। और उसके बाद हमने टाइप ऑफ रोलिंग मोशन बताया था। प्योर रोलिंग, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्योर रोलिंग में दो तरह के रोलिंग मोशन हम लोग काउंट करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग और एक होता है एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हमने बताया था कि एक ऐसा रोलिंग मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी वी एंड ओमेगा ये कुछ इस तरीके से दिए जाए ताकि ये प्योर रोलिंग के कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, लाइक वीपी इज इक्वल टू वी क्यू, और किसी में कोई टेंडेंसी ना हो चेंज होने की। नो फ्रिक्शन फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन द लोअर मोस्ट पॉइंट, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पर ना ही कोई स्लिपिंग होगी और ना ही कोई टेंडेंसी होगी। बीपी और बीक्यू हमेशा जीरो होने वाले हैं क्योंकि हम ये ग्राउंड पर इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं, जमीन पर ये मूव कर रहा है। तो आप देखोगे ये वेलोसिटी का जो डायग्राम था उसमें लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी v माइनस ओमेगा आर। v माइनस ओमेगा आर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाया, इसको ओमेगा आर माइनस भी बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते थे। रोलिंग मोशन किसी न किसी सरफेस पर होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, वर्टिकल सरफेस पर हो, प्लैंक पर हो। मेडिकल में मोस्टली जो रोलिंग मोशन से क्वेश्चन बनते हैं वो प्लेन सरफेस, ग्राउंड, इंक्लाइंड प्लेन, बेसिकली जो सरफेस फिक्स्ड होते हैं उसी पर रोलिंग मोशन होता है। इसलिए अगर ग्राउंड पर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ग्राउंड तो रेस्ट में होता है, यानी कि लोअर मोस्ट पॉइंट v माइनस ओमेगा और ये भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि यही तो कंडीशन है। प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन है कि vp और vq बराबर होने चाहिए, और p और q क्या है, तो p पॉइंट है उस रोलिंग बॉडी का जो मोमेंटरली सरफेस के कांटेक्ट में है, और q सरफेस का वो पॉइंट है जो रोलिंग बॉडी के कांटेक्ट में है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा तो वो प्योर रोलिंग की बात हो रही है। तो vp इज इक्वल टू vq एंड ap इज इक्वल टू aq। तो vp इज इक्वल टू vq में हमारा v माइनस ओमेगा जीरो हो जाएगा और v इक्वल टू ओमेगा, a इज इक्वल टू अल्फा। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो बॉडी को प्योर रोलिंग बोला जा सकता है। अब इसमें एक आइडियल सिनेरियो है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में अगर हमने किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर v और एक पर्टिकुलर ओमेगा कुछ इस तरीके से दे दिया ताकि v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो जाए, तो इस सिचुएशन में वो पूरे टाइम और इनफाइनाइट टाइम तक आगे रोल करते हुए चला जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। थ्योरेटिकली इट विल नॉट स्टॉप टिल इंफिनिटी, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट पर नहीं कोई टेंडेंसी है, एक पॉइंट पर कांटेक्ट है, कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं हो रहा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और सारे फोर्सेस mg नॉर्मल ये सब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो इनके कारण कोई टॉर्क नहीं बनेगा। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से भी अगर बॉडी को मूव कराए, जैसे कॉइन है, कॉइन को अगर हमने ऐसा रोल कर दिया और बिल्कुल प्लेन सरफेस रहा तो डेफिनेटली कॉइन विल गो फॉर वेरी लॉन्ग, बट फाइनली वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। और वो जो रुकता है
वो रुकता है हमारे रोलिंग फ्रिक्शन के कारण। यहाँ पर हमने दिया था रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये भी समझने का जरूरत है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो रोलिंग फ्रिक्शन, मैं अभी एक्सेलरेटेड फ्यूल रोलिंग को ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है विल सी, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कोई भी रोलिंग बॉडी क्यों रुकती है। सारे बच्चे यहाँ पर ये चैप्टर और ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। कोई बता सकता है ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग, या फिर अगर किसी बॉडी को, अगर मान लो स्पेशली यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग बोल के तुम लोग को नहीं सिखाया गया होगा, तो अगर किसी बॉडी को हमने वी दे दी और ओमेगा दे दिया और इस तरह से दिया ताकि वी और ओमेगा सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर वो बॉडी क्यों रुकती है? व्हाई द बॉडी विल स्टॉप? कायदे से उसको तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, तो क्यों रुक जाती है वो बॉडी? एनीवन? हाँ बताइए। सर वो फ्रिक्शन से कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है, तो उसकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होती एक जाती है। मिनट एक मिनट एक मिनट, इस यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में नो फ्रिक्शन फोर्स गोइंग टू एक्ट। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये बात क्लियरली मेंशन की है। तो जब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तो हीट में कैसे कन्वर्ट होगा? यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं लगता, मतलब जो जो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्रिक्शन नहीं लगता। लगता है और वो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। लेकिन मुझे डाउट है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन वाली बात आप लोगों को बताया गया होगा। एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल अपना क्वेश्चन है कि अगर v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो रहा है, v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है रोलिंग बॉडी का वो रेस्ट में होगा, सरफेस भी रेस्ट में है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं, कोई टेंडेंसी नहीं v और ओमेगा में चेंज होने की, तो फिर फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। और अगर फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तो फिर तो बॉडी को कभी रुकना ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और कोई बताना चाहेगा? इसके बाद ये है एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसमें क्या होता है, प्योर रोलिंग के कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही है, लेकिन इसमें एक टेंडेंसी होती है वी या फिर ओमेगा उसको चेंज होने की। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है साइकिल, कार, मोटरसाइकिल। हम लोग इसको डिटेल में आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन, इसको भी आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार पहले एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग सारा समझ जाओगे, फिर हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को भी देखेंगे कि एक्चुअली प्योर रोलिंग और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग करते हुए बॉडी क्यों रुक जाता है, या फिर हमको बार बार पैडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है अगर साइकिल को पूरे टाइम रन करना है। तो रोलिंग मोशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। जितने भी रियल लाइफ में हमारे मोशन होते हैं, डे टू डे लाइफ में, जो भी हम साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटी, उसमें यही हो रहा होता है, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। ओके, पहले कुछ बेसिक सवाल कि हमारा जो साइकिल है वो आगे क्यों बढ़ता है? वाई, अगर हम लोग पैडलिंग करते हैं तो आगे की तरफ क्यों जाता है?
बताइए, व्हाई द साइकिल मूव फॉरवर्ड इफ वी पैडल? क्योंकि ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो रोलिंग मोशन और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्हाई द साइकिल मूव फॉरवर्ड व्हेन वी पैडल? अब बच्चों के दिमाग में होता है सर हम पैडल करेंगे तो आगे तो बढ़ना ही है, तो साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दो और उसके बाद पैडल करो। अब आई डोंट नो वेदर, एक अभी तो जितनी भी साइकिल आती है उनको एक साइड स्टैंड दिया जाता है, जितनी भी स्पोर्ट्स वाली साइकिल है उनमें भी साइड स्टैंड ही होता है। लेकिन जैसे स्कूटी का एक डबल स्टैंड होता है, जब कभी धोना वगैरह हुआ या फिर इस तरीके से उसमें कुछ इश्यू होता है तो उसको डबल स्टैंड पर लगाते हैं। साइकिल में भी डबल स्टैंड आते थे, लेकिन अब लगभग वो दिखते ही नहीं है। कितने लोगों ने साइकिल में डबल स्टैंड देखा है? वो जो ओल्ड स्टाइल साइकिल होती है उसमें डबल स्टैंड कभी कभी तुमको दिख जाएगा। जैसे जो नॉर्मल फेरी वाले या यूज करते हैं 22-24 इंच की साइकिल, जो ट्रेडिशनल साइकिल होती है जो सदियों से चलती आ रही है, तो उसमें डबल स्टैंड अभी भी तुमको दिख जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स साइकिल में तो सब साइड स्टैंड लगा के देते हैं। डबल स्टैंड पर साइकिल को खड़ा कर दो और पैडलिंग मारते रहो, 1 इंच भी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। सिमिलरली स्कूटी की भी बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, डबल स्टैंड पर उसको लगा दो और उसके बाद इंजन चला दो, एक्सेलेटर देते जाओ, कुछ भी आगे बढ़ना नहीं है। तो अगर हमको लगता है कि एक्सेलेटर देने से या इंजन के चलने से कार या मोटरसाइकिल या फिर साइकिल आगे बढ़ती है, तो ये रॉन्ग है। क्यों बढ़ती है आगे? हम लोग तो डे टू डे ये सारी चीजें यूज करते हैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है बताने में, समझ नहीं आ रहा हमको। वाई? हाँ बताइए श्रावणी। सर व्हील उसका पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है इसीलिए। नहीं, स्टैंड पर खड़ा करने के बाद कितना रोटेशन वो कंप्लीट कर लेगा, लेकिन 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तुम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। स्कूटी को कभी डबल स्टैंड पर खड़ा करके और चलाओ। देखो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ओमेगा पर होता है। जब हम एक्सेलेरेटर प्रेस करते हैं तो ये ओमेगा बढ़ने लगता है। बेसिकली कोई भी इंजन जो होता है वो आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन प्रोड्यूस करता है, वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर देता खुद से ही तो वो जेट की तरफ उड़ने लगता। कार का इंजन लीनियर मोशन प्रोवाइड नहीं करता, तब कार आगे कैसे बढ़ती है? तो कार के आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन। ये थोड़ा स्ट्रेंज है बट यही ट्रू है। अब मान लो ये पहिया है, जैसे साइकिलिंग की बात करते हैं, साइकिल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। साइकिल में हमने पैडलिंग शुरू की। साइकिल में नॉर्मल सिस्टम कैसा होता है, इस तरह का चेन, और इसको हमको मैनुअली रोटेट करना पड़ता है। दिस इज हाउ साइकिल वर्क। अगर इसको रोटेट करेंगे, पैडलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये व्हील का रोटेशन, मतलब ये चेन मूव करेगा ऐसे, और ये इस छोटे से व्हील को रोटेट करेगा जिससे हमारा बैक व्हील पूरा कनेक्टेड होता है।
तो बैक व्हील को हम क्या कर रहे हैं, हम बैक व्हील को हम एक ओमेगा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पैडलिंग करके इसको ओमेगा प्रोवाइड करेंगे और ये जमीन पर होता है। तो जैसे ही हमने ओमेगा प्रोवाइड किया, लोअर मोस्ट पॉइंट, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसमें एक वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू आर, और ये जो पॉइंट है ये जमीन से के रेस्पेक्ट में स्लिप होना चाहेगा, क्योंकि जमीन की वेलोसिटी 0 है और हमने ओमेगा आर वेलोसिटी दे दी, तो वीपी इज इक्वल टू वीक्यू वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर बॉडी की टेंडेंसी पीछे जाने की है, तब फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये फ्रिक्शन का काम क्या है, ये फ्रिक्शन का काम है इसको, इस व्हील को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करना। दिस इज गोइंग टू एक्सेलरेट द व्हील एंड प्रोवाइड सम वेलोसिटी, और दूसरे तरीके से ये ओमेगा को भी रिड्यूस करता है। द फ्रिक्शन always tries to balance or to satisfy V is equals to omega R रिलेशन। इस रिलेशन को फ्रिक्शन हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो हमने ओमेगा दिया, फ्रिक्शन लग के उसको वेलोसिटी दे देता है। अब यहीं पर कभी ऐसा हो सकता है, कोई रेसिंग गेम में तुम देखोगे कि हमने इतना ज्यादा उसको पहले ही स्पीड बढ़ा दी, मतलब इन द सेंस कि हमने एक्सेलेरेटर पूरा रेस पूरी दबा दी और पहिया अपनी ही जगह पर घूमे जा रहा है, जैसे कीचड़ में होता है। कीचड़ में जनरली या कभी भी गाड़ी इस तरह से किसी रफ जगह पर फंस जाती है और हम उसको रेस देते हैं, लेकिन वो निकलती नहीं है, वहीं पर उसका पहिया घूम के रह जाता है। दैट इज कॉल्ड स्लिपिंग कंडीशन। उसमें क्या हो रहा है कि हम ओमेगा तो दे रहे हैं, बस उसको लीनियर वेलोसिटी जितनी मिलनी चाहिए फ्रिक्शन के कारण वो मिल नहीं रही है, इसलिए वो वही पड़ा रह रहा है। तो गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल ये आगे बढ़ती बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ रेस। रेस उसको इनेबल करता है फ्रिक्शन लगने के लिए। अगर व्हील ऐसे ही पड़ा रहे तब तो फ्रिक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उसको स्टार्ट कर दिया इंजन और हमने रेस प्रेस की, तो ओमेगा बढ़ने लगता है, और ओमेगा बढ़ने के कारण देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज ओमेगा, and that's why the friction comes in picture, because there is a tendency at lowermost point स्लिपिंग की टेंडेंसी आ जाती है। अगर स्लिप भी होने लगा तब तो वो रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन में नहीं आएगा, वो फिर स्लिपिंग कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, और टेंडेंसी डेवलप होने के कारण ये जो फ्रिक्शन है ये पिक्चर में आता है, और ये फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होता है। और यही फ्रिक्शन इस पूरे व्हील को एक एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी जो चाहिए वो प्रोवाइड करता है। साइकिल अपने आप में एक नया चीज है, और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले बनते थे कि अगर हम साइकिल में हैं, साइकिल पर बैठे हुए हैं, लेट्स से ये साइकिल है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, लाइक इस तरह से इसके दो व्हील हैं, फ्रंट व्हील बैक व्हील। साइकिल हमारा बैक व्हील ड्राइव होता है। बैक व्हील ड्राइव का मतलब कि जब हम पैडलिंग करते हैं तो बैक व्हील का ओमेगा हम चेंज कर सकते हैं, हम कभी भी फ्रंट व्हील का ओमेगा अपने से नहीं चेंज कर सकते।
कुछ साइकिल देखते हैं हम लोग, या फिर सर्कस वगैरह में, ये कुछ लोग फ्रंट व्हील ड्राइव भी बना देते हैं। मतलब ये जो व्हील है इसको पीछे से ना कनेक्ट करके आगे से कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे भी हमारा साइकिल होता है, लेकिन नॉर्मल जो साइकिल मार्केट में मिलते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बैक व्हील ड्राइव। हमारा जो फोर व्हीलर होता है, जनरली जो नॉर्मल फोर व्हीलर है, वो कौन ड्राइव होते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव या बैक व्हील ड्राइव। जैसे जो भी छोटी छोटी कार आती है, लाइक स्विफ्ट या फिर बलेनो या फिर कोई भी इस तरह की कार जो 4 लाख से 10 लाख तक, 15 लाख तक आती हैं, वो उनमें कौन सा व्हील इंजन से कनेक्टेड होता है, रियलाइज किए हो कभी? कार जो होती हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं। उनका जो आगे वाला पहिया होता है उसके साथ इंजन कनेक्टेड होता है। पीछे वाला जो पहिया होता है वो सिर्फ खींचता है, जैसे साइकिल में आगे वाला पहिया सिर्फ ढकेला जाता है बिकॉज ऑफ साइकिल। लेकिन कुछ कुछ फोर व्हीलर है जो फोर व्हील ड्राइव होते हैं, मतलब चारों पहिया से इंजन कनेक्टेड होता है। पजेरो गाड़ी का नाम सुने हो? मित्सुबिशी कंपनी की एक गाड़ी आती है पजेरो, वो फोर व्हील ड्राइव होती है। मतलब उसके चारों चारों पहियों में तो दोनों एक्सल जो होते हैं आगे और पीछे, उससे इंजन को कनेक्ट किया जाता है। वैसे गाड़ियां जनरली प्रीफर की जाती हैं हिल एरियाज में, जहां पर जैसे कोई ऐसा जगह है जहां पर हिल एरिया ही है, तो वहां पर फोर व्हील ड्राइव से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। खैर, अभी हम लोग आते हैं कि नॉर्मल साइकिल है ये, और हमने पैडलिंग शुरू की तो क्या होगा, पैडलिंग बंद कर दी तो क्या होगा, ब्रेक लगाया तो क्या होगा, फ्रंट ब्रेक लगाया तो क्या होगा, बैक ब्रेक लगाया तो क्या होगा। इन सारे सिचुएशंस में फ्रिक्शन का रोल और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है सोचना। तो कुछ केसेस में लेता हूं और तुम लोग को सोचने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसको याद करना तो बड़ा मुश्किल है। जैसे पहला केस है, इफ वी स्टार्ट पैडलिंग, इफ वी स्टार्ट पैडलिंग, अगर हम साइकिल को पैडलिंग करने लगे तो फ्रंट व्हील पर या और बैक व्हील पर, सबसे पहले तो बात करेंगे बैक व्हील पर, क्या लगता है जैसे हमने पैडलिंग स्टार्ट किया तो बैक व्हील पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? कौन बताएगा? हाँ बताइए। सर फॉरवर्ड होगा। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये डायग्राम दिख रहा है, हमने ये बताया भी था, यही से स्टार्ट की थी पूरी डिस्कशन को। तो अगर हम पैडलिंग स्टार्ट करेंगे तो हम ओमेगा को बढ़ाना चाहते हैं, और ओमेगा अगर बढ़ेगा तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर एक टेंडेंसी डेवलप होगी स्लिप होने की। वैसे स्लिपिंग होगा नहीं, मतलब हम इतना जोर से ओमेगा क्रिएट नहीं करते, एकदम से साइकिल को इतना तेज हम भगाने की कोशिश करेंगे पहिया वहीं पर घिसने लगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हम पैडलिंग मारना शुरू करेंगे, फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगना शुरू होगा और ये साइकिल को आगे की तरफ पुश कर देगा। तो बैक व्हील पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। मैं इसको नाम दे देता हूं F1। जो पीछे वाली व्हील पर फ्रिक्शन लग रहा है उसको नाम दे देता हूं F1। अब बताओ आगे वाली व्हील पर, फ्रंट व्हील पर, इस पर फ्रिक्शन कैसा लगेगा?
बताओ, डेली साइकिल तुम लोग चलाते हो? हाँ बताओ। मल्हार बताइए। सर फॉरवर्ड ही होगा ना? नहीं। सर पर सामने वाला व्हील भी तो वैसे ही रोटेट करेगा ना, तो उसमें फ्लिपिंग टेंडेंसी तो लेफ्ट में होगी। हाँ जय बताए। सर बैकवर्ड। क्यों? सर वो मैंने एक डायग्राम देखा था जिसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखा था, तो मुझे याद आया, इसलिए मैंने बोल दिया। अरे राम राम, तुम लोग भी अगर इस तरह से आंसर करोगे कि हमने देखा था बुक में इसलिए बैकवर्ड होगा, तब कैसे चलेगा काम? तब तो तुम लोगों ने कुछ भी रूलिंग सीखी ही नहीं। ये सब तो ऐसे मतलब आंख बंद करो तो दिख जाएंगे कि ये फ्रिक्शन कैसे लग रहा है। फ्रंट व्हील पर हमारा जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड लगेगा। क्यों? ध्यान से समझ लो इस बात को, क्योंकि सिर्फ एक केस तो है नहीं, मैं अभी 3-4 सिचुएशंस क्रिएट कर दूंगा, और अगर समझ नहीं आएगा कि लॉजिक इसके पीछे क्या होता है, तब हर बार फ्रिक्शन कैसे लगेगा सर, फ्रिक्शन कैसे लगेगा सर, ये क्वेश्चन चलता रहता है। हमारा जो साइकिल है वो बैक व्हील ड्राइव है। बैक व्हील ड्राइव का मतलब कि हम पीछे वाला जो पहिया है उसके ओमेगा को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं बढ़ाने की ही बात बोल रहा हूँ। बाद में ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा वो पारेगा, तो उसके कारण फ्रिक्शन लग रहा है पीछे वाले व्हील पर फॉरवर्ड, इसको समझ में आ गया। और ये फ्रिक्शन एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है पूरे साइकिल को, जिसके कारण ये जो साइकिल है वो एक रिजिड बॉडी है। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला पहिया जाएगा तो बाकी साइकिल में मूवमेंट नहीं आएगा। दिस फ्रिक्शन इज नॉट सिंपली accelerating the back wheel. Ultimately, this is accelerating the entire cycle in forward direction. और हम अगर आगे वाले व्हील के बारे में देखें तो आगे वाला व्हील भी रोटेट करता है। This wheel is going to rotate in this fashion. Now the question is, who is going to rotate this wheel? ये आगे वाला पहिया को रोटेट करेगा कौन? ये हम तो नहीं कर सकते। और इसका जो भी कनेक्शन होता है वो इसके एक्सल से होता है, कहीं से कोई टॉर्क नहीं लग सकता। अगर इसको कोई टॉर्क दे सकता है तो वो है फ्रिक्शन। हम तो इसको कभी रोटेट ही नहीं कर पाएंगे। तो जब पूरी साइकिल फॉरवर्ड मूव करेगी तो आगे वाला जो पहिया है वो रोटेट होने चाहेगा, क्योंकि यहां पर भी तो प्योर रोलिंग कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर साइकिल की वेलोसिटी, सपोज ये F1 फ्रिक्शन है, इसको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिला दिया, तो पूरे साइकिल का वेलोसिटी होगा, फिर इसका भी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। लेकिन इसके लिए ओमेगा कौन देगा? आगे वाले व्हील को जो ओमेगा चाहिए वो कौन देगा? और फ्रिक्शन ही देना पड़ेगा ना उसको। फ्रिक्शन अगर नहीं हो तो आगे वाला पहिया कभी घूमे ही ना। लेकिन साइकिल चलाते हैं तो आगे वाला पहिया भी घूमता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? सेकेंड, if we apply back brake, जब हम पीछे वाले पहिए का ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा होता है दोनों व्हील पर? F1 और F2 के डायरेक्शंस को बताना है। F1 is the friction in back wheel, F2 is the friction in front wheel। और हम साइकिल में पीछे वाला ब्रेक लगा रहे हैं, बताओ फ्रिक्शन कैसा लगेगा? ओके, तो देखिए, ये जो ओमेगा है
और उस समय जो साइकिल की वेलोसिटी होगी, फॉर एग्जांपल जब हमने ब्रेक लगाना शुरू किया उसके जस्ट पहले v इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई हो रहे होंगे, क्योंकि साइकिल जो है वो प्योर रोलिंग करता है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग नहीं बोल रहे, प्योर रोलिंग बोल रहे हैं। v इक्वल टू ओमेगा आर सेटिस्फाई कर रहा है, साइकिल चल रही है, उन्हें पैडलिंग बंद कर दी है। वैसा नहीं होता कि हम जब ब्रेक लगा रहे हो तभी पैडलिंग कर रहे हो, नहीं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जनरली पैडलिंग ऑफ कर देते हैं, पैडलिंग रोक देते हैं और तब ब्रेक लगाते हैं। पैडलिंग हमने ऑफ कर दी, इसका मतलब हमने ओमेगा को बढ़ाना बंद कर दिया। तो ओमेगा एक फिक्स्ड वैल्यू पर है, v एक फिक्स्ड वैल्यू पर है, साइकिल चले जा रही है आगे। अब बताइए। सर हमने ओमेगा को बंद कर दिया ना, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा वो? नहीं, ओमेगा को हमने, ऐसा नहीं होता कि इसको चलाएंगे तभी ये रोटेट करेगा। इसमें साइकिल में मतलब एक अलग ही मैकेनिज्म होता है। तुम इसको पीछे की तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो क्या पहिया पीछे की तरफ घूमने लगेगा? पैडल को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तब पहिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये यूनिडायरेक्शनल रोटेशन होता है। पैडल को पीछे की तरफ घुमाओगे तो थोड़ा ना पहिया पीछे की तरफ घूमने लगता है। साइकिल के पीछे वाले व्हील को हम सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ओमेगा दे सकते हैं पैडलिंग करके। पीछे की तरफ अगर घुमाना हो साइकिल कभी तुम मतलब पीछे की तरफ चला सकते हो क्या? सर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो पीछे का व्हील मतलब हिलता ही नहीं है, तो मतलब ओमेगा हमने बंद ही कर दिया है ना। नहीं, नहीं, मतलब एकदम से ऐसा ब्रेक हम नहीं बोल रहे लगाने का कि एकदम से साइकिल वही खड़ी हो गई। मतलब लाइक वी आर स्लोली अप्लाइंग द ब्रेक, ऐसा सोचो। एकदम से लगा दिया, एकदम से ओमेगा खत्म हो गया, वो एकदम से इंस्टेंट वाली बात को अभी कुछ देर के लिए इग्नोर करो, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम ब्रेक लगा रहे हैं और साइकिल धीरे से आगे जाके रुक रही है, तो बेसिकली वी आर रिड्यूसिंग ओमेगा। स्टैंड पर खड़ा करके ये सारी चीज करोगे तो ये सारा कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल किसी भी साइकिल में स्टैंड नहीं आता, तो इसको रियलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम ओमेगा कम कर दिए बट स्पीड कम नहीं हुई है। साइकिल की वेलोसिटी का पूरा पूरा जिम्मा फ्रिक्शन का होता है। ब्रेक लगाने से ओमेगा कम हुआ लेकिन v कम नहीं हुआ, और ये जो v इक्वल टू ओमेगा कंडीशन सेटिस्फाई करने का जिम्मा है, ये है फ्रिक्शन का। तो इफ द ओमेगा इज रिड्यूसिंग, द स्पीड शुड आल्सो रिड्यूस, एंड सो द फ्रिक्शन ऑन द बैक व्हील इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि हमको स्पीड को कम करना है, स्पीड को कम सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन कर सकता है। और जैसे ही फ्रिक्शन पीछे वाली व्हील पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा तो साइकिल को एक रिटार्डेशन मिलेगा, साइकिल की स्पीड कम होने लगी है। लेकिन साइकिल की स्पीड कम हुई तो फ्रंट व्हील का ओमेगा कौन कम करेगा? साइकिल की स्पीड कम हुई तो डेफिनेटली फ्रंट व्हील का भी जो एक्सेल का वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन उसका ओमेगा कौन कम करेगा? इसको ओमेगा को पूरा पूरा जो कंट्रोल कर रहा है वो F2 ही कंट्रोल कर रहा है। तो आगे वाले व्हील पर जो फ्रिक्शन होगा वो फॉरवर्ड लगेगा, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर सके और आगे वाला पहिया भी रुके। ऐसा नहीं है कि जब ब्रेक मारेंगे तो सिर्फ पहिए पीछे वाला पहिया रुकेगा और आगे वाला पहिया घूमता रहेगा, आगे वाला पहिया भी तो रुकता है। तो इस तरीके से हमारा फ्रिक्शन रोल प्ले करने वाला है। अगर हम यही फ्रंट व्हील में भी ब्रेक लगाए तो क्या होगा, ऐसा सब सोच सकते हैं। एक ही तरीके से इस पे सोचना होता है कि हमारा कंट्रोल पूरा पूरा ओमेगा पर होता है। ब्रेक लगाना मतलब ओमेगा को कम करना, पैडलिंग करना मतलब ओमेगा को बढ़ाना। वेलोसिटी का कंट्रोल फ्रिक्शन पर होता है। तो फ्रिक्शन कैसे लगना चाहिए ताकि v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो सके। और फ्रंट व्हील पर हम ओमेगा कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्रंट व्हील का वेलोसिटी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है। अगर पीछे वाले व्हील के कारण कोई भी फोर्स लगता है वो इंटायर साइकिल की वेलोसिटी को बढ़ाने या कम करने का काम करेगा।
आगे वाले व्हील के लिए ओमेगा इंपॉर्टेंट है और वो ओमेगा फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर सकता है। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में। ये सब डिस्कशन से थोड़ा सा तुम लोग को एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का कंडीशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर या तो वेलोसिटी या फिर ओमेगा, इन दोनों में टेंडेंसी होती है ऑल द टाइम v इज इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई करता है, याद रखना v इज इक्वल टू ओमेगा ये सेटिस्फाई होता है, लेकिन a इज इक्वल टू अल्फा ये सेटिस्फाई होता है। क्योंकि प्योर रोलिंग, इसको भी तो हम प्योर रोलिंग ही लिख रहे हैं, ये भी तो प्योर रोलिंग का ही पार्ट है, ये तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। बट ये यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग से कैसे अलग है? देयर इज अ टेंडेंसी of change in V और ओमेगा। अब या तो वेलोसिटी चेंज होना चाहता है या फिर ओमेगा चेंज होना चाहता है। साइकिल के केस में, मोटरसाइकिल के केस में, 4 व्हील ड्राइव के केस में, सब में हमारा ओमेगा चेंज होना होता है। लेकिन हम ऐसा भी एग्जांपल लेंगे जहां पर V बढ़ता है और ओमेगा हमारा उतना ज्यादा नहीं बढ़ता, तो फिर या फिर V है ओमेगा नहीं है, तो फिर क्या होगा उसके बारे में भी बातें होगी। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जितने भी व्हीकल का मूवमेंट होता है, उसमें जो पहिया मूव करता है, उसमें ओमेगा बढ़ना घटना होता है। तो मान लो v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो रहा है और हम ओमेगा को बढ़ाने लगे, जब ओमेगा बढ़ने लगेगा तो v को भी तो बढ़ाना ही पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसके लिए ये फ्रिक्शन आता है, और ये फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक नेचर का होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों हमको समझना पड़ेगा। अभी 2 एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपके सामने रखे साइकिल वाले, इन दोनों में ये जो फ्रिक्शन लग रहे हैं F1 F2, ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जिस तेजी से हम पैडलिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा धीरे धीरे साइकिल चला रहा है, धीरे धीरे पैडलिंग मार रहा है, और एक पूरा रेसिंग साइकिल चला रहा है, उन दोनों में फ्रिक्शन के वैल्यूज में भी फर्क आएगा। नेचर वाइज ये सेम रहेंगे बट वैल्यूज में फर्क आएगा। तो इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग जो हमारा फ्रिक्शन आता है वो स्टैटिक नेचर का आता है, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम बहुत केयरफुली इसको देखना पड़ता है। फ्रिक्शन फोर्स विल बी स्टैटिक इन नेचर, यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रिक्शन will be of a static nature. अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल, जो 2 एग्जाम्पल हम लोग के लेवल पर हैं, कि मान लीजिए एक रोलिंग बॉडी है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो प्योर रोलिंग कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अगर कोई बच्चा अभी डिस्कनेक्ट हो और ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो मैसेज करना, वैसे ये बग ठीक हो गया है, कल रात को हमने क्लास ली तो इश्यू तो नहीं आया, तो अगर आएगा तो बताना। तो पहला एग्जांपल एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का है कि ये हमारा एक रोलिंग व्हील है, कोई भी रोलिंग बॉडी हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। तो जनरली इस तरह के बॉडी के लिए हम लोग किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए सॉल्व नहीं करते, हम लोग जनरल बॉडी के लिए सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। क्रीडेंशियल्स क्या होंगे, तो इसका मास हो जाएगा m, रेडियस हो जाएगा r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को हम लोग लिखेंगे mk²। ये mk² में k क्या है, ये शायद हमने तुम लोग को बताया था, k को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन।
जैसे कभी भी कोई भी हमारा इनर्शिया का फॉर्मूला आता है आई, जैसे स्फीयर के लिए आता है लाइक 2/5 m², सॉलिड स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला आता है 2/5 m²। इसको अगर हम m² से इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2√2/5 इंटू r। तो ये k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। बेसिकली इंटायर मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर इफेक्टिवली ओरिएंटेड है, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन बताता है, √2/5r। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं हम लोग k के टर्म्स में डिराइव करते हैं। अलग अलग बॉडी के लिए k का वैल्यू क्या होगा वो हम इसी तरह से निकाल लेंगे, या फिर k²/r² का टर्म आएगा तो वो भी निकाल लेंगे। लाइक इसके लिए अगर हमसे पूछा जाए कि k²/r² का टर्म क्या रहा है तो m से m कैंसिल आउट होगा, और k²/r², अगर ये टर्म निकालना होता है हो जाएगा 2/5। तो इन सारे फॉर्मूले में k²/r² का टर्म आता है, यानी कि वो जो कोएफिशिएंट हमारा आता है और जो कांस्टेंट टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वही हो जाता है k²/r²। अगर मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास है और हम सेंटर ऑफ मास पर ही फोर्स लगा रहे हैं, यही फोर्स लगा रहे हैं, और ये रफ नहीं स्मूथ सरफेस है, स्मूथ। एक एक करके हम एग्जांपल समझेंगे। ये स्मूथ सरफेस है, अगर हमने फोर्स लगाया तो ये फोर्स और mg और नॉर्मल कायदे से इसी पॉइंट से पास करने वाले हैं, mg और नॉर्मल। आइडियली रोलिंग बॉडी और कोई भी इस तरह का स्फेरिकल और मतलब सर्कुलर शेप का अगर कोई बॉडी होता है तो ग्राउंड को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, इसलिए mg और नॉर्मल उसी पॉइंट से पास करेंगे और सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे। ये समझ में आनी चाहिए। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये सारे फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे, इसलिए कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, देयर इज नो टॉर्क। और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी और इसी तरह से बिना रोल किए आगे बढ़ती चली जाएगी। लोअर मोस्ट सरफेस हमने स्मूथ ले लिया और फ्रिक्शन को भी हम सेंटर ऑफ मास पर लगा रहे हैं। सो यहां पर क्या होगा, बॉडी विल मूव फॉरवर्ड विदाउट, और इसको बोलते हैं स्लाइड फॉरवर्ड। बॉडी विल स्लाइड फॉरवर्ड। ये जो सरफेस पर ये स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कोई भी रोटेशन का बात नहीं आएगा। द बॉडी विल नॉट रोटेट। यही बात समझ आ रही है? ये क्लियर है? उनको लगता है रोलिंग मोशन कुछ ज्यादा ही तकलीफ देने वाला है तुम लोग को, क्योंकि आंसर्स बहुत ही कम आ रहे हैं, जो बहुत ऑब्वियस बातें हैं। ये सब जो हमने बात किया, ये ऑब्वियस बातें हैं। रोलिंग जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आने लगा होगा उसको ये सब चीजें दिखेंगी। अगर नहीं आ रहा मतलब रोलिंग में अभी भी दिक्कत हो रही है। जब हम फोर्स को, जो अप्लाइड फोर्स है, अगर उसको सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे तो कोई भी फोर्स के पास टॉर्क प्रोड्यूस करने का एबिलिटी नहीं है, और ये जो रोटेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है, तो वैसा कोई टॉर्क बनेगा ही नहीं, तो रोटेट क्यों होगा? इसलिए बॉडी विल स्लाइड फॉरवर्ड। ये ऐसा आगे बढ़ता चला जाएगा। प्योर ट्रांसलेशन वाली बात है, इसको बोलेंगे प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन। अब हम अगर स्मूथ सरफेस की जगह फ्रिक्शन डाल दें, जैसे
ये सेकंड सिचुएशन हुआ और यहाँ पर स्मूथ सरफेस हटा दिया गया और यहाँ पर फ्रिक्शन डाल दिया गया, म्यू, रफ सरफेस। तो क्या लगता है जब हम इसको अप्लाइड फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन, लोअर मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी, किधर लगेगा ये? और यहाँ पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा? नहीं, बैकवर्ड। There is no slipping. Pure rolling. तो ये जो फोर्स है ये हर पॉइंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर टेंडेंसी है आगे जाने की, हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर बताया है, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट आगे की तरफ स्कीड करते हुए जा रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा अगर सरफेस तरफ हुआ तो। In this situation, the friction is going to act in backward direction. और ये फ्रिक्शन इस पूरे रोलिंग, मतलब ये जो बॉडी है उसको एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा लाइक दिस, और इसके कारण एक ओमेगा डेवलप होगा और वो ओमेगा वी को, और ये जो एक्सेलरेशन वी प्रोड्यूस कर रहा है उसको बैलेंस करने का काम करेगा, मतलब v इक्वल्स टू ओमेगा सेटिस्फाई होने का काम होगा। तो सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगाएंगे और सरफेस रफ रहा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर यही चीज हम सेंटर ऑफ मास के नीचे फोर्स लगाने पर पूछें, जैसे एक और सिनेरियो यहीं पर मैं ले लेता हूं, इस सरफेस हमारा स्मूथ है, सॉरी सरफेस हमारा रफ है, और अप्लाइड फोर्स को हमने सेंटर ऑफ मास से नीचे लगाया है। अब लोअर मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन कैसा लगेगा, और नो स्लिपिंग कंडीशन, याद रखना कि ये पूरे समय हमको सेटिस्फाई करना है, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। So tell me, what is the direction of friction at lowermost point? ओके, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है इस सेंटर ऑफ मास को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में तुम लोग को याद होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल एम, और हाँ कैपिटल एम लिखो, ए सेंटर ऑफ मास, यही रिलेशन होता है। इसमें ये कहीं नहीं होता कि नेट फोर्स को किस पॉइंट से पास किया जा रहा है, अगर ये एफ सेंटर ऑफ मास से पास हो तब भी, सेंटर ऑफ मास के नीचे से पास हो तब भी, और ऊपर से पास हो तब भी, इन ऑल द सिनेरियोज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ई को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये फोर्स अब सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, तो इसके कारण एक टॉर्क भी बन सकता है। लाइक ये फोर्स नीचे से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड अ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये टॉर्क कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? ये जो अप्लाइड फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करने वाला है?
हाँ बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही आंसर है। ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास के बहुत एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन प्योर रोलिंग के लिए हमको ओमेगा और अल्फा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए। अगर हम इस बॉडी को प्योर रोलिंग कंडीशन सेटिस्फाई कराना चाहते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इसको वेलोसिटी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलनी है। तो अगर वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, तो इसको ओमेगा क्लॉकवाइज मिलना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलना चाहिए। देखो, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत आसान टॉपिक होता है जनरली, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तुम लोगों के लिए। तुम लोग जब तक अपना सोचने का तरीका नहीं बदलोगे तो एक एक क्वेश्चन और ये पूरा टॉपिक ही गोल हो जाना है। पहले 15-20 मिनट में हमने तुमको सिर्फ सोचने का ही तरीका समझाया कि क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम लोग पहले से ही स्टिक हो चुके हो किसी एक कॉन्सेप्ट पर या किसी एक बात पर, और अपना सोचने का तरीका ही नहीं बदल रहे, इसलिए इतने देर देर से आंसर आ रहे हैं। क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से ये सारा डिस्कशन सुने होते और ये पूरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो हमने यहाँ पर बताया, अगर उसको ध्यान से रियलाइज किए होते तो ये सब जो मैं पूछ रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल केक वॉक है। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं कि बच्चे चिल्ला पड़ते हैं, लेकिन अजीब हाल है कि सिर्फ एक बच्चा समहाउ आंसर कर रहा है, बाकी बच्चे कुछ आंसर ही नहीं कर रहे, सब ऐसे शांत पड़े हुए हैं, जबकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है। देयर इज नो न्यूमेरिकल इन इट। ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। सिर्फ लॉजिकली थिंकिंग की बात है, और एक बच्चा भी इसको कर नहीं पा रहा। स्ट्रेंज बात है ये। हम काफी दिन से क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल शांत पड़ गए। इसलिए बहुत आगे तक आज कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। तुम लोग इस पर अभी थोड़ा टाइम चाहिए तुम लोग को। ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं कल और आज में, इसको बार बार पढ़ने का जरूरत है, रियलाइज करने का जरूरत है। रियलाइज नहीं करोगे तो मेरा कहने से कि फॉरवर्ड लगेगा तो हाँ सर फॉरवर्ड लगेगा, और मेरे कहने से कि बैकवर्ड लगेगा तो बैकवर्ड लगेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। This applied force is going to provide a torque in anti-clockwise fashion, but we need a torque in clockwise direction because we need omega in clockwise direction. लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो लीनियर स्पीड है वो फॉरवर्ड है, और अगर ओमेगा और बैकवर्ड नहीं हुआ तो स्लिपिंग हो जाएगी। लोअर मोस्ट पॉइंट पर ए फॉरवर्ड है, अगर अल्फा और बैकवर्ड नहीं हुआ तो स्लिपिंग हो जाएगी। और इस तरह का ओमेगा और अल्फा क्रिएट करने के लिए अपने को अल्फा क्लॉकवाइज ही चाहिए, ओमेगा भी क्लॉकवाइज चाहिए। लेकिन ये जो फोर्स है ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा? फिर से हमारा फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है, और ये फ्रिक्शन इस अप्लाइड फोर्स के टॉर्क को ओवर पावर करेगा। मतलब टॉर्क ड्यू टू ये टॉर्क ड्यू टू एफ ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ये क्लॉकवाइज है। तो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क ज्यादा बनेगा, अप्लाइड फोर्स के कारण टॉर्क कम बनेगा, इसलिए नेट टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के बता सकते हैं कि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हमको टॉर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए, और वो अप्लाइड फोर्स तो दे नहीं पाएगा। और हम ये बोल रहे हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग का कंडीशन है, तो फ्रिक्शन को बैकवर्ड ही लगना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम इस फोर्स को h हाइट नीचे, सेंटर ऑफ मास से h हाइट नीचे लगाते हैं, लेट्स से h हाइट नीचे,
तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? नाउ दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक इन नेचर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसलिए इसको म्यू एम जी वैल्यू नहीं लिख सकते। सपोज अगर म्यू हमको दिया भी हुआ हो, रफ सरफेस है, म्यू हमारा गिवन भी हो, तब भी हम इस फ्रिक्शन को म्यू एम जी नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये वैल्यू 0 से म्यू एम जी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तब क्या करते हैं हम लोग? तब हम इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस क्या कि सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पहला इक्वेशन बनेगा नेट फोर्स का। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू बॉडी का मास m, एक्सेलरेशन a। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा अब हमारा आएगा टॉर्क का इक्वेशन। हमने जैसे बताया कि टॉर्क ड्यू टू F एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू स्मॉल f फ्रिक्शन क्लॉकवाइज। सो नेट टॉर्क हमारा होगा F इंटू R माइनस कैपिटल F इंटू H, and that is equals to I alpha. Newton's second law, net torque is equals to I alpha, net force is equals to mass times acceleration। बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसमें टोटल वेरिएबल कितने हैं? तो स्मॉल f, अल्फा और a, तीन वेरिएबल है। If you see the variables that they are in this equation is f, a and alpha। तीन वेरिएबल इक्वेशन तो ही है, तो हमको एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और वो है कंस्टेंट। रोलिंग मोशन का कंस्टेंट क्या होता है? फॉर प्योर रोलिंग A इज इक्वल टू अल्फा आर। ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। नाउ अब हमको तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल मिल गए हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं a बाई आर, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगा एफ आर माइनस कैपिटल F इंटू एच इज इक्वल टू आई ए बाई आर। और यहां पर अगर हमसे, क्योंकि हमको F के लिए सॉल्व करना है, तो सिंपली A को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट like FR minus FH R upon I, and that is equals to A। तो अगर इस A को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो सीधे सीधे एक ही वेरिएबल रह जाएगा, और वो है स्मॉल f फ्रिक्शन, जिसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m, और एक ही जगह एफ आर माइनस एफ एच डिवाइड बाई आई इंटू आर। अब जो आई है, आई को हम लोग एम के स्क्वायर, जैसे हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटेन एज एम के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम एफ आर माइनस एफ एच इंटू आर अपॉन एम के स्क्वायर। दिस एम विल गेट कैंसल्ड। अब जो कैपिटल एफ का टर्म है उसको एक तरफ, स्मॉल एफ का टर्म जो है उसको एक तरफ। ये सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एफ एच आर अपॉन के स्क्वायर। नाउ थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। स्मॉल एफ को राइट ला के आओ, इसको लेफ्ट ले जाओ, तो ये हो जाएगा एफ 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू, स्मॉल एफ के टर्म को आएंगे तो स्मॉल एफ ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी
ये HR आएगा ना यार, ये F वाला टर्म आएगा तो नीचे तो ऊपर HR है ना, तो HR आएगा और ये हो जाएगा r² / k² + 1। नाउ द फाइनल एक्सप्रेशन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे k², यहाँ भी एलसीएम लेंगे नीचे k², तो स्मॉल f = कैपिटल F इन ब्रैकेट k² + HR होल डिवाइड बाई r² + k²। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा। अब अगर पूरा डेरिवेशन तुम इग्नोर भी कर दो तो ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। फ्रिक्शन कैसा लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, कितना लगेगा, ये अगर म्यू पर कंडीशन निकालने बोले कि म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि प्योर रोलिंग हो सके, तो इस वैल्यू को लेस और इक्वल देन म्यू टाइम्स mg इससे इक्वेट कर देना है, क्योंकि जो अप्लाइड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही होगा। तो म्यू mg से लेस और इक्वल इक्वेट करके म्यू का मिनिमम वैल्यू के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। म्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन F/mg और ये पूरा टर्म k² + RH और HR डिवाइड बाई r² + k²। अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन भी बॉडी का निकाल सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन का टर्म आया था इसमें F का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन हमारा मेन रोल फ्रिक्शन का ही है, फ्रिक्शन का ही वैल्यू पूछा जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना होगा, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कैसा होगा। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पहला कैलकुलेशन है जो आज हमने किया है, इसके पहले कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ बेसिक लॉजिक है। तो अगर किसी रोलिंग बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स सेंटर ऑफ मास या उसके नीचे, सेंटर ऑफ मास या उसके नीचे लगाएंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है। सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे तो h का वैल्यू 0 कर देंगे और सारा रिजल्ट फिर उसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। जैसे हमने इसको प्रूव किया है h इज लेसर, ये जो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे फोर्स लगा रहे हैं h, अगर इस h को इस पूरे रिलेशन में 0 कर दिया जाए, इसका मतलब ये पहला वाला डायग्राम जो हमने बनाया वो हो जाएगा और इसमें भी फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है। और वैल्यू कितना होगा, ये हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी निकला पड़ा है, h का वैल्यू 0 पुट करोगे तो उसके लिए हो जाएगा। इफ यू पुट, मैं लिख देता हूं, इफ वी पुट h = 0, then this relation become valid for first case, that is applied force passing through center of mass ये सिनेरियो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब तुम लोग को चूंकि रोलिंग में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अभी टाइम लगेगा, इसलिए हो सकता है कि ये भी केस थोड़ा मुश्किल लगे। ये सबसे आसान केस होता है जब हम सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग केस लेने वाले हैं वो है कि अगर सेंटर ऑफ मास से ऊपर फोर्स लगाए तब क्या होगा। लाइक सारा क्रेडेंशियल सेम रख दो और ये जो अप्लाइड फोर्स है इसको सेंटर ऑफ मास से कहीं ऊपर से लगाओ, अप्लाई फोर्स समवेयर हियर।
ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। और अगेन इसकी हाइट को मैंने h से डिनोट किया है। h हाइट पर ये फोर्स लग रहा है और लोअर सरफेस स्मूथ नहीं है, क्योंकि स्मूथ होगा तो वो सिर्फ एक्सेलरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रोटेट नहीं करेगा, तो स्लाइडिंग होगी और वो प्योर रोलिंग नहीं होगा। इसलिए सरफेस को रफ ही रखना है। और अब हमको बताना है कि फ्रिक्शन कैसा लगेगा। पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा वो बताओ। ड्यूरिंग द मीटिंग कोई डिस्कनेक्ट हुए थे? ओके, आध्या बताएं। सर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। ओके, श्रावणी बताएं। सर मेरे को लग रहा है बैकवर्ड लगेगा। ओके, मल्हार। सर फॉरवर्ड। ये जो सिनेरियो है, जब हम अप्लाइड फोर्स को सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगाते हैं, तो इस केस में फ्रिक्शन डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है। ये अप्लाइड फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये सबको पता है, लेकिन ये फोर्स एक टॉर्क भी प्रोवाइड करेगा। और यहां पर टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ये किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? What is the sense of the torque produced by applied force? मुझे लग रहा है टॉर्क पे भी तुम लोग को थोड़ा डाउट है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो ये टॉर्क हमारा जो अप्लाइड फोर्स के कारण लगेगा वो क्लॉकवाइज है। क्या करना है अपने को, ये फोर्स लगाना है यहाँ से, और देख रहे हैं ये फोर्स लगाने पर ये व्हील कैसा घूमेगा और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये हमको चाहिए किस डायरेक्शन में टॉर्क? प्योर रोलिंग के लिए हमको टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो चाहिए। यहाँ पर हमने तो यही तो बोला था, वी नीड अ नेट टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो अप्लाइड फोर्स है ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस खुद ही कर रहा है। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा और क्यों लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फ्रिक्शन का मेन लगने का जो रीजन था वो ये था कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप हो रही थी। ओमेगा प्रोड्यूस करने वाला कोई था ही नहीं, तो फ्रिक्शन को तो लगना ही पड़ता। पुराने जो केसेस हमने डिस्कस किए उसमें तो लगना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो सिनेरियो चेंज हो गया। ये जो अप्लाइड फोर्स है ये खुद ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए इनफ है। अब हमको ये कैसे पता चले कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो जितना चाहिए अल्फा के लिए उसके बराबर है, उससे कम है या उससे ज्यादा है? जैसे अप्लाइड फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा F इंटू एच। नाउ ये टॉर्क जो भी अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा लेट से एज्यूम कर लेते हैं, ये जो अल्फा प्रोड्यूस करेगा और ये जो ए है, ए इज इक्वल टू अल्फा, और ये सेटिस्फाई होगा, ये कोई जरूरी तो नहीं। हो सकता है अल्फा कम हो जाए, हो सकता है अल्फा ज्यादा हो जाए। ए इज इक्वल टू अल्फा वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता, और नहीं भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी बातें होने लगी हैं। इसलिए इस केस में ये बोल देना कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा या ये बोल देना कि फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा इज नॉट राइट। फ्रिक्शन किधर लगेगा या फिर लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ये भी एक सवाल है। सेंटर ऑफ मास या उसके नीचे जब अप्लाइड फोर्स रखेंगे तो फ्रिक्शन को लगना ही पड़ेगा, जीरो नहीं हो सकता।
फ्रिक्शन का जो एक्सप्रेशन आया है, यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन वेरी केयरफुली। कुछ भी करके तुम इसको जीरो नहीं कर सकते। के स्क्वायर प्लस एच आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कहीं भी हमारा माइनस नहीं है कि हम कुछ माइनस को जीरो मतलब ऐसा इक्वेट कर दें कि वो जीरो हो जाए। जैसे हमने एच को जीरो पुट कर दिया तब भी ये फोर्स जीरो नहीं हुआ, एफ का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। तो इस केस में तो फ्रिक्शन को लगना ही पड़ेगा, बिना फ्रिक्शन के तो रोलिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां पर वैसा बात नहीं है, हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो भी हो। और ऐसे सिचुएशन में डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज कि ये रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, हमारा फ्रिक्शन लग भी सकता है, आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है। हम एक एजम्पशंस लेके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको अलग अलग सिनेरियो में उसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे। वी आर एज्यूमिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जस्ट एज्यूमिंग। तुम चाहो तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बैकवर्ड एज्यूम किया था तो बैकवर्ड एज्यूम करके भी कर सकते हो, कोई ऐसा बुराई नहीं है। लेकिन हमने ऑलरेडी बैकवर्ड पर पूरा पूरा कैलकुलेशन और डेरिवेशन किया हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि एक फॉरवर्ड भी लेके कर लिया जाए। इस बॉडी के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा ये कोई नहीं बता सकता जब तक हम ये ना फिगर आउट करें कि ये बॉडी कौन सी बॉडी है, रिंग है, डिस्क है, और दूसरा ये कितनी हाइट पर लग रहा है। ये दोनों हमको पता होना चाहिए, तब भी हम क्लियरली कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि फ्रिक्शन आगे लगेगा, पीछे लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी बातें। इसलिए एक जनरल रिजल्ट डिराइव करने के लिए हमने फ्रिक्शन को फॉरवर्ड ले लिया और फिर से वही सारे इक्वेशन जो पिछली बार में हमने बनाए थे। नेट फोर्स बॉडी पर लगेगा कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल टू एम ए। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो अप्लाइड फोर्स से करंट टॉर्क क्लॉकवाइज और टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन को फॉरवर्ड ले लिया तो इसके करंट एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों टॉर्क अपोजिट है और हमको टॉर्क नेट टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चाहिए, तभी प्योर रोलिंग होगा। इसलिए एफ एच माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, और तीसरा ए इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारा आ गया फॉर प्योर रोलिंग। अब इसको फिर से पिछले क्वेश्चन की तरफ, पिछले में भी देखोगे तो सिर्फ एक ही फर्क है, एफ माइनस एफ, बाकी सब लगभग सिमिलर है। तो सॉल्यूशन भी लगभग सिमिलर ही आएगा, अल्फा को ए बाई आर रिप्लेस करेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो एफ एच माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर, और एफ एच और या फिर ए को ही रिप्लेस कर दो, ज्यादा बेटर होगा। तो ए इज इक्वल टू आर अपॉन आई एफ एच माइनस एफ आर, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो तो कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह हम लोग पुट कर देंगे आर एफ एच माइनस एफ आर होल डिवाइड बाई आई, आई की जगह हम लोग डालेंगे एम के स्क्वायर। ये ध्यान रखना, आई की जगह हमने एम के स्क्वायर डाल दिया ताकि ये एम का टर्म बार बार ना लिखना पड़े। फिर से जैसे सेपरेट किए थे, कैपिटल एफ के टर्म को एक तरफ, स्मॉल एफ के टर्म को एक तरफ, तो एफ और इधर से ये जो टर्म जाएंगे ये माइनस होके जाएंगे, माइनस एफ एच आर अपॉन के स्क्वायर, और ये एफ भी इधर आएगा तो ये माइनस बन के आएगा, माइनस एफ आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस एफ। अगर हम लोग कैपिटल एफ को कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एच आर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एफ कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इस के स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे और एफ का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एफ एच आर माइनस के स्क्वायर
डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये जो अप्लाइड फ्रिक्शन के टर्म्स में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आया है, ये पिछली बार से थोड़ा अलग है। पिछली बार से ये थोड़ा अलग है। पिछली बार कहीं माइनस नहीं आया था एक्सप्रेशन में, अभी देखो एक माइनस आ गया, और ये माइनस के पास बहुत पावर है। नीचे का टर्म कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये जो ऊपर का टर्म है एच आर माइनस के स्क्वायर, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एच आर माइनस के स्क्वायर कैन बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो, कैन बी ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो, कैन बी लेसर देन जीरो ऑल्सो। और इन तरह के केसेस में जब ये जीरो हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। जब ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, दैट मीन्स इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा जैसा हमने एज्यूम किया था। और अगर लेस देन जीरो हो गया मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू नेगेटिव, यानी फ्रिक्शन हमारे सोचने से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, तीनों सिनेरियो हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? अब बस एक लास्ट और स्पेशल केस है जो बार बार मेडिकल में, मान लो ये सारी डिस्कशंस को तुमको पढ़ने नहीं पड़ रहा, तुम इसको छोड़ सकते हो, सिर्फ एक जो रिजल्ट है उसको ध्यान से समझना है। दैट मीन्स अगर हमारा एक ऐसा सिनेरियो आया, देखो चाहिए तो तुम लोग सारा कुछ समझ जाते, लेकिन अगर मान लो नहीं ही बात है, अगर ऐसा डिफिकल्ट जा रहा है, ट्राई करना वैसे कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर लग रहा है। This applied force is acting at topmost point. Like this. और ये रिंग है, mass m, radius r. And for applied force is acting at topmost point. In case of ring, if applied force is acting at topmost point, तो h हमारा r के बराबर हो जाएगा। जो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला है उसको देखें तो h जो है वो r के बराबर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, इसको अगर m के स्क्वायर से अगर रिलेट करें तो k स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर हमसे पूछा जाए कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा या फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज अप्लाइड फोर्स HR माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यू कैन सी HR का वैल्यू h की जगह अगर डाल देंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर भी आर स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यानी कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। नो फ्रिक्शन नीडेड फॉर प्योर रोलिंग। नो फ्रिक्शन is needed for pure rolling। तो रिंग के केस में, हाँ बोलिए।
सर तो इसका मतलब जो फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो सफिशिएंट होगा प्योर रोलिंग के लिए। हाँ, तभी तो। ठीक है सर। तो रिंग का जो केस है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला केस है। मान लो अगर ये सारा डिस्कशन सब कुछ नहीं समझ आ रहा तो कम से कम इतना याद रखना है कि रिंग में टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, सरफेस रफ होगा फिर भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी अपने आप ही रोलिंग मोशन करेगी, कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं। और ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में अभी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज तुम लोग पता नहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस क्लास के लिए। आज का क्लास बहुत पॉजिटिव नहीं रहा। एक बार जाके तुम लोग इस रिजल्ट्स को देखो, कल कुछ और बातें इसी पर कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू।